फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो आगे का पार्ट देखते हैं, इजराइल्स मोस्ट डेयरिंग ऑपरेशन। अगर पहला पार्ट नहीं देखा तो पहला पार्ट देख लो, इससे ऊपर ही है, उसके बाद ये पार्ट देखना। तो वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अब जो इजराइल की जो लीडरशिप थी उनके ऊपर घंटे बाय घंटे प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा था। मिलिट्री प्रिपरेशन और डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू सारी चीजें चल तो रही थी, लेकिन इजराइल के अंदर जो पैसेंजर्स के फैमिली वाले थे ये भीड़ इकट्ठी कर करके इजराइल के ऑफिस में घुस रहे थे, हल्ला कर रहे थे। कई जगह पे तोड़ फोड़ भी हुई, भीड़ इकट्ठी हुई, गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स थी उनमें घुस गए थे। जितने फैमिली मेंबर थे इजराइल की न्यूज में बैक टू बैक आ रहे थे। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था कि अगर एक भी इजरायली पैसेंजर कुछ हो गया तो जनता माफ नहीं करेगी, तुम दोबारा कभी पावर में नहीं आओगे, इलेक्शन कभी जीत नहीं पाओगे। तो इन सारी चीजों से निपटने के लिए जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर थे जैक रबीन, इन्होंने एक मीटिंग ली और साफ कह दिया कि ये जो हाईजैकर्स की डिमांड है फिलहाल के लिए मान लेते हैं, क्योंकि एनिमी कंट्री के अंदर है, हम कोई भी मिलिट्री एक्शन या स्ट्राइक करेंगे तो दिक्कत होगी। ऊपर से ईदी अमीन जो है डबल गेम खेल रहा है, कुछ भी हम करेंगे तो ईदी अमीन वो अपनी कंट्री पे हाईजैकर्स की मदद करेगा और हम अपने इजरायली सिटीजन की जान रिस्क पे नहीं डाल सकते इन प्रिजनर्स की वजह से। लेकिन जब ये मीटिंग के अंदर ये सारे डिस्कशन चल रहे थे तो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर शिमोन ये अड़ जाते हैं। ये साफ कह देते हैं कि अगर इन आतंकवादियों को हम अपनी जेल से छोड़ेंगे तो उससे ज्यादा डैमेज होगा, तो आगे चल के और ज्यादा डैमेज करेंगे, हम और ज्यादा दुनिया के सामने वीक दिखेंगे। तो इसको लेके प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर जो थे इनके बीच में कंफ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था। लेकिन फिर ये डिसाइड होता है कि एक प्लान बनाओ, उसको सामने रखो और देखते हैं क्या किया जा सकता है। अब ये सारी चीजें होते होते 1 जुलाई की डेट आ जाती है और इस दिन मॉर्निंग में टेल अवीव के हकरिया में एक इमरजेंसी मीटिंग होती है। इस मीटिंग में चीफ ऑफ स्टाफ गुर, डिफेंस मिनिस्टर शिमोन और पीएम राबिन, इनके सामने इजराइल के ब्रिगेडियर जनरल डैन ये 3 प्लान लेके आते हैं कि ये 3 मिलिट्री ऑपरेशन करके हम अपने पैसेंजर्स को छुड़वा सकते हैं। पहला ये था कि एंटेबे एयरपोर्ट के पास एक लेक विक्टोरिया थी, वहां पे इजराइल के जो नेवल कमांडो हैं वो बोट से जाएंगे, फिर आगे जाके एयरपोर्ट के ओल्ड टर्मिनल में घुस के हाईजैकर्स को मार देंगे और फिर सरेंडर कर देंगे युगांडा को। दूसरा ये था कि पैराशूट से पैरा कमांडो ड्रॉप किए जाए, वो वहां पे उतरे, अंदर जाए और हाईजैकर्स को मार दें। और तीसरा ये था कि एक सिविल प्लेन के अंदर, जो बगल वाला एयरपोर्ट था, सिविल प्लेन के अंदर सारे लोग जाएं, रूल फॉलो करें और उस प्लेन के अंदर सारे इजरायली कमांडो हो छुप के जाएं वो और सारे हाईजैकर्स को मार के अपने हॉस्टेजेस छुड़ा लें। लेकिन जैसे ही प्रेजेंटेशन खत्म होती है तीनों प्लान हायर अथॉरिटी रिजेक्ट कर देती है। इन तीनों प्लेन में दिक्कत ये थी कि घुसने की प्लानिंग जो थी निकलने की, लेकिन हाईजैकर्स को मारने के बाद वापस आने की जो एग्जिट स्ट्रेटेजी थी वो सारे ऑप्शन अनरिलायबल थे। जैसे लेक विक्टोरिया में क्रोकोडाइल्स बहुत थे, उसका मेंशन नहीं था। ऊपर से इन तीनों प्लान में जो एग्जिट प्लान था वो डिपेंड करता था ईदी अमीन के ऊपर। इन तीनों प्लान में ये अज्यूम किया गया था कि ईदी अमीन जो है वो जब ये हाईजैकर्स को मार देंगे तो इनके सपोर्ट करेगा। ईदी अमीन को लेके इन लोगों को डाउट था कि ये खुद मिला हुआ है, तो बाद में वो क्या करेगा उसके बेसिस पे हम अपना प्लान नहीं बना सकते। तो इस वजह से तीनों प्लान को रिजेक्ट कर दिया था। और मीटिंग खत्म होने के बाद ब्रिगेडियर जनरल डैन जो थे ये थोड़ा और टाइम मांगते हैं ताकि एक अच्छा प्लान बनाया जा सके जिसमें युगांडा की जो गवर्नमेंट है इनके ऊपर डिपेंडेंसी ना हो। और फिर सेम डे यानी कि 1 जुलाई 1976 को ये लोग हाईजैकर्स के साथ एक नेगोशिएशन स्टार्ट करते हैं। ये नेगोशिएशन बेसिकली इसलिए था कि कुछ टाइम बाय करने प्लान बनाने के लिए। तो ये अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स का यूज करके मैसेज भिजवाते हैं कि हम आपकी सारी शर्तें मानने के लिए रेडी हैं, लेकिन इतने सारे प्रिजनर्स हैं और कई कई अलग अलग कंट्रीज में हैं, तो इनको छुड़ा के इकट्ठा करके अलग अलग कंट्रीज 2 से 3 दिन चाहिए होंगे। अब इसी टाइम पे एक कोइंसिडेंस ये भी था कि ईदी अमीन जो था इसको ओएयू की चेयरमैनशिप हैंडओवर करने के लिए मॉरिशस जाना था, तो ये भी चाहता था कि थोड़ा टाइम एक्सटेंड हो जाएगा तो उसके लिए अच्छा रहेगा। तो मल्टीपल डिस्कशन के बाद बात बन जाती है और डेट को 4 जुलाई दिन में 2 बजे के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है और कहा जाता है कि अगर 4 जुलाई को 2 बजे तक आपने हैंडओवर नहीं की, उनकी डिमांड नहीं पूरी की, तो जितने पैसेंजर्स हैं इनको मार दिया जाएगा। तो ईदी अमीन बकायदा मीडिया के सामने आता है और प्रॉपर अनाउंसमेंट करता है और कहता है कि देखो मैंने पहले भी कुछ पैसेंजर्स थे उनको पेरिस भिजवा दिया, उनको मैंने ही छुड़वाया बात करके और दोबारा से मैंने बात करके डेट एक्सटेंड करा दिया। तो इसको लेके भी बड़ा घटिया आदमी है। अभी जो टाइम मिला था इनकी जो इंटेलिजेंस गैदरिंग टीम थी इनके पास एक इन्फो आती है कि एक इजराइल कंस्ट्रक्शन कंपनी थी सोलेल बोने। इस कंपनी ने ईयर 1960 से 1970 के बीच में ये जो युगांडा एयरपोर्ट का ओल्ड टर्मिनल है जहां पे सारे हाईजैकर्स हैं, सारे पैसेंजर्स हैं, इसी कंपनी ने बनाया। तो तुरंत ये इस इजरायली कंपनी को बुलाते हैं, इनसे एक्चुअल लेआउट, टर्मिनल का डिजाइन, एंट्री एग्जिट पॉइंट, रूम, कॉरिडोर सब कुछ इंच बाय इंच इनको पता चल जाता है। और जो पेरिस में पैसेंजर्स थे जो रिलीज हुए थे उनसे भी सारी चीजें मैच करके ये लोग एक एक्चुअल मॉडल बना लेते हैं ताकि ऑपरेशन एग्जीक्यूट करा जा सके।
अब इसके बाद सारी डिटेल इकट्ठा करके एक फाइनल प्लान रेडी होता है जिसमें एंट्री एग्जिट सब इनके कंट्रोल में रहती है और ये प्लान सबको पसंद आता है। इनके फाइनल प्लान में ये था कि रेदर देन कुछ कमांडो जाके हाईजैकर्स को मारे, उसकी बजाय युगांडा को बिना बताए, बाकी कंट्रीज को बिना बताए अंडर द रडार एक बहुत बड़ी इजरायली कमांडो की टीम जाए, 100 से ज्यादा की, ये चुपचाप बिना किसी को बताए युगांडा के एयरपोर्ट पे पहुंचे, पूरे एयरपोर्ट को टेक ओवर करें और इस तरीके से टेक ओवर करें कि अगर युगांडा की आर्मी भी आ जाए, वॉर जैसी सिचुएशन भी हो जाए तो उससे भी निपट सके। और जब ये हाईजैकर्स को मारे तो पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में लेके मारे और जितने भी पैसेंजर्स हैं उनको छुड़वा के वापस इजराइल ले। अब देखिए ये जो प्लान फाइनल हुआ था सबको पसंद आया था। इस प्लान में ऐसा बहुत कुछ अजूबा नहीं था या ऐसा नहीं था कि ये कभी ऐसा सोचे ना। एग्जिट कैसे करेंगे? प्लान की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जिसकी वजह से ये प्लान एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लान बना, इस पूरे प्लान में स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी। स्टेप बाय स्टेप एक स्पीड डिसाइड की गई थी कि सारा प्लान एक पर्टिकुलर स्पीड से एग्जीक्यूट किया जाए, तभी एक दुश्मन कंट्री में उसकी मर्जी के बिना जाके आप प्लान एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसीलिए ये जो ऑपरेशन था इसका नाम, मुझे ये नहीं समझ आया, जब आप प्लेन से जाओगे तो उनके रेडार्स या उनका एयरपोर्ट पता नहीं उन्हें चलेगा कि ये प्लेन कहाँ से आ रहा है और कैसे ये यहाँ पे लैंड कर रहा है? अगर फाइटिंग हो गई, वो लोग फाइट करें तो हम उड़ के कैसे जाओगे प्लेन में? वो मुझे भाग के जल्दी जाओ, पता प्लेन को नहीं। blast चलो कर देंगे देखते हैं, वही तो इंटरेस्टिंग है कि क्या कमाल कर रहे हैं। बिजली की तेज रफ्तार की तरह इसको करना होगा तभी इसमें सक्सेस मिलेगी। तो 3 जुलाई 1976 को शाम को 6:30 बजे इस प्लान को एग्जीक्यूट करने का अप्रूवल मिल जाता है इजराइल की गवर्नमेंट से। प्रिपरेशन ऑलरेडी चल रही थी सारे मॉडल्स पे और 3 जुलाई को ही फिक्स हो जाता है कि आज की रात ही करीब रात में 11 बजे ये प्लान एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि दिन में करेंगे तो पकड़े जाने का डर होगा और अगले दिन ही डेडलाइन थी, तो इस वजह से रात को 11 बजे इस प्लान को एग्जीक्यूट करना फिक्स कर दिया जाता। तो एक तरफ हाईजैकर्स अपना आराम से खुश थे कि इजरायली गवर्नमेंट मान गई है, अब कुछ ही घंटे बचे हैं कि अगले दिन 2 बजे इनके ग्रुप के जो लोग हैं वो इनको मिल जाएंगे। दूसरी तरफ इजराइल के जो कमांडो थे वो कुछ ही घंटे में प्लेन लेके निकलने वाले थे युगांडा के अंदर हाईजैकर्स को मारने। वाह, देखें कैसे करते हैं भाई। इस मिशन के लिए इजराइल ने 4 C-130 हरक्यूलिस प्लेन सेलेक्ट किए थे। इन प्लेन्स को इसलिए सेलेक्ट किया गया था क्योंकि ये खराब एयरफील्ड हो, फास्ट लैंडिंग करनी हो, टेक ऑफ करना हो, छोटे रनवे पे तेजी से टेक ऑफ करना हो, इस सारी चीजों में बहुत अच्छा था। और क्योंकि एक ऐसी कंट्री में जा रहे थे वहां से कुछ भी सपोर्ट नहीं मिलना था, तो इनको बहुत सारा सामान लेके जाना था, तो ये प्लेन जो था ये बहुत ही हैवी लोड भी उठा सकता था, उसके लिए बहुत बेस्ट था। इस प्लेन का बैक डोर खुल जाता था जिसमें बहुत ही फास्ट तरीके से लोडिंग अनलोडिंग हो जाती थी। ये पूरा जो मिशन था जो आगे एग्जीक्यूट होना था, इस मिशन के लिए मर्सिडीज और लैंड रोवर कार इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। आगे आएगा क्यों ये बहुत ज्यादा जरूरी थे। तो इन बड़ी बड़ी कार्स को भी ले जाना इस प्लेन के अंदर, महंगी गाड़ियां, लग्जरी कार्स, लेकिन अंडर द रडार जाते टाइम इनके पकड़े जाने के चांसेस बाकियों से काफी कम थे और यही सारे रीजन थे कि 4 प्लेन सेलेक्ट किए गए थे। अब देखिए इजराइल से युगांडा की जो डिस्टेंस है वो 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, तो इन प्लेन्स में कितनी भी रिफ्यूलिंग कर लेते हैं वापस आते टाइम एक जगह तो इनको रिफ्यूलिंग करानी ही पड़ती। तो इन लोगों ने सीक्रेटली केनिया से कुछ परमिशन ले ली थी कि ऑपरेशन पूरा होने के बाद रिफ्यूलिंग जो है वो केनिया से होगी। तो ये सारी चीजें सेट होने के बाद ये 4 प्लेन रात में 4 एक भी नहीं, शर्म अल शेख वाला जो एरिया था वहां से उड़ना स्टार्ट करते हैं। इनके पीछे 2 बोइंग 707 भी फॉलो करते हैं। एक बोइंग 707 जो था उसको केनिया में ये कमाल है, एक नहीं प्लेन जा रहा, 4 प्लेन, उसके पीछे 2 और प्लेन, तो पूरे 6 प्लेनों को ये लेके जाएंगे अंडर द रेडार की पता ना चले। अब कमाल ही है यार। बैकअप की तरह रखना था। दूसरा जो था उसको ये टास्क दिया गया था कि अगर ऑपरेशन एकदम जब फाइनल स्टेज में होगा तो उस एरिया पे अगर जरूरत पड़ेगी तो नजर रखेगा। तो ये सारी चीजें सेट होने के बाद रेड सी से ये लोग इंटरनेशनल फ्लाइट वाला जो रूट था उसको पकड़ के आगे बढ़ते हैं और थोड़ी देर बाद जब आधे डिस्टेंस पे होते हैं तो अंडर द रेडार एकदम लो एल्टीट्यूड पे उड़ते हैं। पहले इथियोपिया पहुंचते हैं, फिर केनिया, फिर लेक विक्टोरिया के थ्रू एंटीबी एयरपोर्ट की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्लान इनका ये था कि 4 प्लेन में से एक प्लेन जो होगा वो सबसे पहले जाके लैंड करेगा और बाकी जो प्लेन है वो सिग्नल मिलने के बाद लैंड करेंगे। ये जो 4 C-130 प्लेन थे इसमें जो पहला मेन प्लेन था जिसको सबसे पहले जाके लैंड करना था, इसमें मेन पैराट्रूपर की टीम थी जिनको एक्चुअल ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना था ओल्ड टर्मिनल के हॉल में जाके। इस प्लेन के अंदर 29 लोगों की एक स्पेशल सरियत मतल टीम थी जिसको योनी नेतन्याहू लीड कर रहे थे। ये नेतन्याहू जो है अभी के जो इजराइल के प्रेसिडेंट हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इनके बड़े भाई थे। ऑपरेशन आगे एग्जीक्यूट होगा इसकी। मैं तो इसी इनको सोच गई थी, मैंने आगे का पढ़े नेतन्याहू सुन के वो उसकी डेथ हो जाती है। बहुत बड़ा रीजन रहा है जिसकी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू इसी में होती होगी फिर जीत के आगे प्राइम मिनिस्टर नहीं। वाओ वाओ, वो जीता भी इसीलिए था क्योंकि उसके भाई की सैक्रिफाइस देख के कि ये फैमिली में देखो भाई ने सैक्रिफाइस की है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये भी आगे आपको पता चलेगा। तो जो पहला
C-130 प्लेन था, जिसमें तो मेन टीम थी। दूसरा जो प्लेन था, इस प्लेन में क्विक रिएक्शन टीम थी। इस प्लेन के अंदर जो टीम थी उसको निकल के न्यू टर्मिनल वाले एरिया को सिक्योर करना था। इन केस युगांडा की आर्मी रिटेलिएट करे तो उससे निपटना था। और जब बाकी की टीम पैसेंजर्स को बाहर लेके आ रही होंगी तो उनके लिए एक सेफ रूट भी रेडी करना था। तीसरा प्लेन जो था उसके अंदर रिजर्व पैराट्रूपर्स थे। इनका काम था कि प्लेन से निकल के जो युगांडा एयरफोर्स के जितने भी मिक्स प्लेन खड़े थे उनको डिस्ट्रॉय करना। ऐसा इसलिए डिसाइड किया था इन्होंने, ताकि इन केस जब ये चारों प्लेन सारे पैसेंजर्स को लेकर आ रहे तो हो पीछे ना युगांडा की एयरफोर्स कुछ इन पे हमला भी करना चाहे तो ना कर पाए। चौथा जो प्लेन था इसमें इवैक्यूएशन और मेडिकल सपोर्ट की टीम थी और इसके साथ साथ 10 लोगों की प्लेन रिफ्यूलिंग टीम भी बनाकर इन्होंने बैकअप में रख दी थी। इनके पास पोर्टेबल फ्यूल पंप वगैरह थे। ये इसलिए था कि इन केस अगर केनिया में रिफ्यूलिंग वाले ऑप्शन को लेकर कोई दिक्कत हो जाए तो इन लोगों ने बॉय गॉड, ये भी सोचा था, जबकि दिख रहा है कि केनिया कर रहा है उसमें, फिर भी कि रिस्क नहीं लेना, कमाल है। पहले से ही पता कर रखा था कि एंटेबे एयरपोर्ट पे फ्यूल वाला एरिया किधर है, तो उस इमरजेंसी वाले केस में ये खुद से ही पंप करके अपने प्लेन में रिफ्यूलिंग कर लेंगे। तो अब यहाँ से जो पहला प्लेन था वो युगांडा एंटेबे एयरपोर्ट के एकदम पास पहुंचने वाला था। एक बार मैं आपको एयरपोर्ट का एक्चुअल लेआउट भी समझा देता हूँ, तभी आपको पूरा ऑपरेशन समझ में आएगा। ये यहाँ पे ये न्यू टर्मिनल है और ये इसका न्यू रनवे है और यहाँ न्यू ATC टावर है और ये यहाँ पे है ओल्ड टर्मिनल। इसी ओल्ड टर्मिनल बिल्डिंग में सारे हॉस्टेजेस हैं और इसी जगह पे जो पूरा ऑपरेशन थंडरबोल्ट है वो कुछ ही मिनट में होने वाला है। उस टाइम पे ओल्ड टर्मिनल का यूज नहीं होता था, तो खाली रहता था, खाली हॉस्टेजेस, हाईजैकर्स और ये सब थे। ये यहाँ पे ये जो आप ओल्ड ATC टावर देख रहे हैं इसके ऊपर युगांडा के जो सोल्जर्स थे ये तैनात थे और ये इसका ओल्ड रनवे है। इसके अलावा इसमें ये एक मिलिट्री रनवे भी है और ये यहाँ इसके साइड में युगांडा एयरफोर्स के 11 मिग फाइटर जेट्स खड़े हैं। इस पूरे एयरपोर्ट के साउथ में ये विक्टोरिया लेक है, यहीं से इजराइल ने अपने सारे प्लेन्स को एक एक करके लैंड करवाया था। तो अब यहाँ से ये प्लेन पहुंच गए थे इस एरिया के पास। Operation Thunderbolt has begun, marking a critical turn in the unfolding international crisis. उनको पता ही नहीं। Reports indicate that Israeli forces अंडर द रडार सब तो गोरा वो सो रहे हैं। mission at Entebbe Airport. अब ऑपरेशन एग्जीक्यूट होना था। सबसे पहले C-130 जो पहला मेन प्लेन था जिसमें सारे कमांडो थे, ये एयरपोर्ट के पास पहुंचता है, अपनी लाइट बंद करता है, उसके साथ साथ 4 में से 2 इंजन बंद करता है ताकि नॉइस कम हो और फिर एक प्लान्ड पॉइंट पे धीरे धीरे करके लैंड करना स्टार्ट करता है। लैंड करते टाइम डोर हवा में खोल दिए जाते हैं ताकि अनलोडिंग फास्ट हो और फिर लैंड होने के बाद ये एक बैटरी लाइट से सिग्नल बना देते हैं ताकि बाकी 3 प्लेन्स भी लाइट कोड के हिसाब से लैंड करें और आगे लड़ाई के टाइम बैटरी लाइट दूसरों के लिए भी तब पता चल जाए कि ये तो वहाँ पे वो भी लाइट बंद करके आ रहे हैं। वो तो रनवे जो था तो वो तो ऑपरेशनल था नहीं, तो वहाँ कोई लाइट्स लूट्स थोड़ी होंगी कि कहाँ उतरना है, तो उन्होंने उनको बाकियों को हेल्प करने के लिए वहाँ पे लाइटें लगा दी कि आसानी से उन्हें ऊपर से दिख जाए कहाँ करना है लैंड। अगर घेरने के लिए रनवे की लाइट ऑफ कर दें या कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कुछ करें तो इनको दिक्कत ना आए। अब इसके बाद ये प्लेन यहाँ घूम के ओल्ड रनवे के पास आकर खड़ा हो जाता है और इसमें से पहले ब्लैक मर्सिडीज और 2 लैंड रोवर निकलती है। अब यहाँ से ये दिखाएंगे जैसे कि वो उसका जो लीडर जो गया हुआ है ना उसी के वो आए हुए हैं कुछ इस टाइप से। का प्लान ये था कि ये सारे कमांडो ईदी अमीन जिस कार के साथ एयरपोर्ट पे आता था अपना कॉन्वॉय बनाकर, सेम उसी की तरह ये लोग एक फेक कॉन्वॉय बनाएंगे जिसमें एग्जैक्टली वही सारी गाड़ियां होंगी, वही सारे नंबर प्लेट होंगे, जैसे फ्लैग होते हैं वही होंगे और इसी फेक कॉन्वॉय में ये सारे कमांडो बैठेंगे। इजरायली कमांडो ने फेक नंबर, फेक फ्लैग सब कुछ एज इट इज लगा कमाल है। ईदी अमीन के कॉन्वॉय से एक्चुअल मैच करता था। तो पूरा कॉन्वॉय बना के योनी नेतन्याहू और उनकी कोर टीम 29 कमांडो और 52 पैराट्रूपर इसमें बैठ जाते हैं और 30 सेकंड से 2 मिनट के अंदर ये सारी चीजें कंप्लीट कर लेते हैं और फिर ये फेक कॉन्वॉय बना के ओल्ड टर्मिनल की तरफ मूव करने लगते हैं। और जब ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे तो सेम टाइम पे बचे हुए 3 प्लेन जो थे लैंड करें, वो भी रनवे पे एक एक करके लैंड कर रहे थे और इनमें से जो टीमें थी वो निकल निकल के अलग अलग एरिया सिक्योर कर रही थी। जैसे एक न्यू टर्मिनल वाला एरिया था उसको सिक्योर किया, दूसरी टीम ने न्यू कंट्रोल टावर जो था उसको कंट्रोल किया। तो इस टाइम पे योनी नेतन्याहू ने जो फेक कॉन्वॉय बनाया था उसको 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ही चल रहे थे, एग्जैक्टली जो ईदी अमीन जिस स्पीड से चलता था ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है, कुछ गड़बड़ हो गई। अमीन हमेशा एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज में आता था, तो इन्होंने भी अपने फेक कॉन्वॉय में एग्जैक्ट ब्लैक कलर की मर्सिडीज रखी थी सेम नंबर प्लेट के साथ। लेकिन 2 से 3 दिन पहले ईदी अमीन ने एक बदल दी, व्हाइट मर्सिडीज खरीदी थी और 2 दिन से वो उसी मर्सिडीज में आ रहा था अपने कॉन्वॉय में। अब ओले ओ ये जो इंटेल था वो इजरायली कमांडो के पास नहीं था, तो ये लोग अपना फेक कॉन्वॉय बना के ओल्ड टर्मिनल से जब 300 मीटर की दूरी पर थे तो 2 युगांडा के जो सिक्योरिटी गार्ड थे ओ शक हो जाएगा, उनको डाउट होता है कि 2 दिन से व्हाइट मर्सिडीज में ईदी अमीन आ रहा था, तो आज ये ब्लैक मर्सिडीज कैसे आ गई और वो भी रात में क्यों आई है। तो ये दोनों क्या करते हैं, इस कॉन्वॉय को रोक देते हैं। अब इजरायली कमांडो जो थे इनको साफ इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि इस पूरे प्लान में युगांडा की जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनको मारना नहीं, बिल्कुल ओ मार दो भैया, अवॉइड करना है वरना वॉर जैसी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड रोकते हैं, ब्लैक मर्सिडीज जो थी उसमें पीछे वाली विंडो खुलती है और एक इजरायली कमांडो विंडो नीचे करके साइलेंस्ड गन से उसको मार देता है। मैं तो कह रही हूँ मार दो। लेकिन पीछे वाली जो रेंज रोवर थी इसके अंदर जो इजरायली कमांडो खड़ा था वो अनसप्रेस्ड फायर कर देता, यानी कि बिना साइलेंसर वाली फायरिंग कर ओ क्यों भाई देता है दूसरे गार्ड पे। तो इसकी वजह से बहुत तेज आवाज होती है पूरे रनवे पे। तो इजरायली कमांडो जो थे वो भी डर जाते हैं कि अंदर जो हाईजैकर्स हैं, युगांडा की जो फोर्सेस हैं ये अलर्ट हो जाएंगी। तो जैसे
ये लोग इन दोनों को मारते हैं, ये पूरा जो कॉन्वॉय था उसमें सब गड़बड़ हो गई। सारी कार्स को वहीं छोड़ते हैं और मल्टीपल कमांडो के ग्रुप्स बना के ओल्ड टर्मिनल की तरफ बहुत तेजी से तो दूसरे बेवकूफी कर दी ना, साइलेंसर के साथ तू कर। पहुंचने लगते हैं। 300 सभी को गनों में साइलेंसर ही लगा लेना चाहिए था, प्रॉब्लम क्या थी? मीटर दूरी पर था तो जल्दी पहुंच जाता। अब जैसे ये पहुंचते हैं तो ओल्ड एटीसी टावर के ऊपर जो युगांडा आर्मी थी वो इनके ऊपर घुसते टाइम फायरिंग स्टार्ट कर देती ओ सब गड़बड़ हो गई। है। दो टीम इनको जवाब देती है, इनसे निपटती है और इसी बीच में एक टीम रुकती नहीं है, जो यूनी नेतन्याहू वाली थी वो आगे ओल्ड टर्मिनल वाला जो मेन हॉल था वहां की तरफ घुसने की कोशिश करती है। स्पीड जो थी वो इस मिशन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, उस टाइम भी तो करना कोई ब्रेक नहीं करते। और जब ये यूनी नेतन्याहू घुस रहे थे तो पीछे से युगांडा के एक ऑफिसर ने गोली चलाई थी तो वो इनको लग जाती है, तो इनकी जान वहीं पे चली जाती है। हाय हाय, कोई रुकता नहीं है। ऑपरेशन की शुरुआत होते ही और कोई रुकता नहीं है, सब अपना ऑपरेशन मेन कर। लीडर की डेथ हो जाती है, ये लोग रुकते नहीं, डायरेक्ट अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। जैसे ही अंदर घुस रहे थे एक हाईजैकर बाहर की तरफ आता है, उसको ये वहीं पे मार देते हैं। अंदर ये घुसते हैं तो पैसेंजर्स तो रहते हैं लेकिन दो हाईजैकर्स भी रहते हैं, उनकी तरफ से फायरिंग होने लगती है तो ये उनको भी मार देते हैं। इनको मारने के बाद इजरायली कमांडो मेगाफोन पे इंग्लिश और हिब्रू दोनों लैंग्वेज में चिल्लाते हैं स्टे डाउन, लेकिन इन सब के बाद भी एक पैसेंजर था वो खड़ा हो जाता है, तो पागल है, अब क्या करे, गड़बड़ करेगा। इसको हाईजैकर समझ के इजरायली कमांडो जो है गलती से मार देते हैं। इस पूरी फायरिंग में 3 हॉस्टेजेस थे वो मारे जाते हैं। फिर इजरायली कमांडो हॉस्टेजेस से और भी पूछते हैं कि बाकी हाईजैकर्स कहाँ हैं। उसके बाद हॉस्टेजेस थे वो इशारा करते हैं कि कनेक्टिंग रूम में है, तो इनमें से कुछ इजरायली तो वो भाग उठा क्यों था, क्या कर रहा था? पागल क्यों भाग रहा था? हाँ तुम्हें उस लैंग्वेज में बता रहे, तुम्हें बचाने आए हैं यार। कमांडो उस रूम में जाके पहले ग्रेनेड मारते हैं और फिर अंदर घुस के बाकी हाईजैकर्स को मार देते हैं। टोटल जो 7 हाईजैकर्स थे, 4 जो मेन हाईजैकर थे जिन्होंने प्लेन हाईजैक किया था और 3 जो अभी युगांडा में ज्वाइन किया था, तो टोटल जो 7 हाईजैकर्स थे उनको मार दिया जाता है। गुड, उनको तो मरना ही चाहिए था, पर जो बाकी जो इनके मरे उससे दुख हो रहा है। इसके बाद ये लोग फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं, उसके बाद नीचे चेक करते हैं और फिर जैसे ही पूरा एरिया क्लियर कर लेते हैं, पैसेंजर इनके कंट्रोल में आते हैं, तो अपनी इंटरनल टीम को रेडियो के थ्रू मैसेज भेज देते हैं कि सारे हॉस्टेजेस को लेके बाहर निकल रहे हैं। टोटल 106 हॉस्टेजेस में से 3 क्रॉस फायरिंग में मारे गए थे। एक हॉस्टेज डोरा बलोच जो थी वो बीमार थी, तो वो युगांडा की सिटी हॉस्पिटल में थी, तो एक वो रह जाती है। बाकी 102 हॉस्टेजेस लेके इजरायली कमांडो वो बेचारियां होती तो सेफ हो जाती। धीरे करके बाहर निकलना चालू करते हैं। तो बाहर भी काफी फायरिंग ऑलरेडी चल रही थी। जो ओल्ड एटीएस टावर था वहां के अभी तक नहीं मरे वाले थे, उनको इन्होंने मार दिया था। ये उस टावर की ओरिजिनल इमेज है जहां से फायरिंग हो रही थी। इसमें आपको गोलियों के निशान भी दिखेंगे। अब इसके बाद ये लोग गार्ड बनाते हैं, सारे जो पैसेंजर्स थे अभी भी ये गोलियों के निशान धीरे धीरे करके प्लेन में बैठा लिया जाता है और फिर ये इस जल्दी उड़ो से आगे जाते हैं जहां युगांडा के मिक्स खड़े थे और इजरायली कमांडो जितने भी प्लेन्स उसी खड़े थे टाइम युगांडा एयरफोर्स के, इस सब को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और इसके बाद ये चारों प्लेन सारे हॉस्टेजेस और यूनी नेतन्याहू की बॉडी को लेकर वहां से निकल जाते हैं। उनकी बॉडी भी लेके गए हैं। टोटल 53 मिनट में ये लोग उस एयरपोर्ट पे थे। 30 मिनट टोटल असॉल्ट चला, साथ के साथ हाईजैकर्स मारे गए। 45 युगांडा आर्मी के लोग मार दिए, जहां इनको मना किया गया था कि एक को भी मत मारना। वो मारना पड़ेगा, इतने वो हैं। फिर ये चारों प्लेन टेक ऑफ करके केनिया में लैंड करते हैं, वहां रिफ्यूलिंग होती है और फिर वापस ये लोग इजराइल के उसी बेन गुरियन एयरपोर्ट जहां पे ये सारे पैसेंजर ने 27 जून को पेरिस के लिए चढ़े थे, एग्जैक्टली वहीं लैंड करते हैं। ये वापस इजराइल बेन गुरियन एयरपोर्ट पे आने के बाद की इमेजेस हैं। अब इस ऑपरेशन के खत्म होने के बाद इदी अमीन जो था तो पागल हो गया होगा, गुस्सा हो गया था, तो उसने अपने आर्मी चीफ को भी अरेस्ट करा दिया था कि शायद ये भी मिला होगा इनसे, तभी ये लोग इतना कुछ कर पाए। और क्योंकि केनिया में रिफ्यूलिंग हुई थी तो इदी अमीन केनिया के ऊपर भी रिटेलिएशन का सोच रहा था, लेकिन सारे मिक्स उड़ गए थे तो ये प्लान भी टल गया इसका। और जो एक हॉस्टेज थी डोरा बलोच, जो बीमार होने की वजह से युगांडा के सिटी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दी गई थी, वो रेस्क्यू नहीं हो पाई थी। उसका काफी टाइम तक कुछ पता नहीं चला। फिर अचानक से खबर आई कि वो मर गई है। कई उसको उसके ऊपर सारा अत्याचार किया होगा। ब्रिटिश डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में इस चीज का मेंशन है कि उसको ईदी अमीन ने किडनैप करवाया और किडनैप करा के मरवा दिया इजराइल से बदला लेने के लिए। इस ऑपरेशन के कंप्लीट होने के बाद बाय गॉड यूनी नेतन्याहू यानी कि यूनातन नेतन्याहू ये अकेले कमांडो थे जिनकी जान गई थी। इजराइल में इनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग नेशनल सिंपैथी आ गई थी, नेशनल हीरो बन गए थे। ऑपरेशन का जो नाम था वो ऑपरेशन थंडरबोल्ट से चेंज करके ऑपरेशन यूनातन कर दिया गया था। और फिर आगे चल के इनके जो भाई थे बेंजामिन नेतन्याहू, इनको भी इलेक्शन जिता के लोगों ने पीएम बनाया। अब भले काफी टाइम हो गया इस ऑपरेशन को, लेकिन आज की डेट में भी इसको सबसे बोल्ड और लॉन्ग डिस्टेंस रेस्क्यू ऑपरेशन बोला जाता है। वाओ, सुन के ही बाय गॉड क्या ऑपरेशन था। ऐसे होना डिफिकल्ट था चाहिए, काफी। ऐसे ही करने चाहिए ऑपरेशंस। इंडिया को भी ऐसे ही करने काफी चाहिए। बोल्ड मूव था। उनके मिक्स उड़ा दिए, सोल्जर्स उड़ा दिए, पूरा एयरपोर्ट अपने कब्जे में ले लिया, इतना मेक श्योर किया कि वापस फायर कोई ना कर पाए। नहीं, आवाज ही बाहर नहीं इम्पॉसिबल गई। लग रहा था। जब तक कोई सपोर्टिंग ट्रूप्स आए, हेल्प करें, प्लेन्स को उड़ाएं, दे वेरी क्विक इन डूइंग ऑल ऑफ दैट। अपने टाइम के अंदर सब कुछ किया है। और साथ में अपना कोई वुंड हुआ है या जिसकी डेथ होगी उसको पीछे छोड़ा नहीं है, उसको अपने साथ लेके गए हैं। पूरा उन्होंने किया हुआ था, मगर ऑपरेशन चलता रहा। ऑपरेशन को रोका नहीं, उसी स्पीड से ही और किया। लेडी जो और हॉस्पिटल पूरे में थी time- उसका कुछ नहीं कर पाया। उसका तो कर भी नहीं सकते थे। वही मैं बोल रही थी, मैंने कहा अगर वो भी अगर यहाँ हॉस्पिटल में होती तो वो भी हॉस्पिटल की जगह यहाँ होती तो बच जाती।
होगी। पर मगर जो भी उन्होंने है, एक गलती कर दी थी, जो दूसरे वाले ने फायरिंग कर दी थी विदाउट हाँ साइलेंसर। वहां सब गड़बड़ हो गई। अगर वो ना करता ना तो और कुछ- तो बेटर होता, और ज्यादा ये जो फायरिंग हुई है वो ना होती, और हो सकता है कि नेतन्याहू का भाई जो था वो भी शायद बच सकता था। पर भाई जो भी है, देखो तो सही, ये है इनकी ताकत कि कैसे ये पूरा बदला लेके रेस्क्यू करते हैं कि तुम जिनको पकड़ा हुआ है तुम्हारे टेररिस्ट, उनको तो नहीं छोड़ेंगे और अपनों को लेके वापस आएंगे, सबक सिखाएंगे। पर वो जो बंदा था या आर्मी वाला जितना गंदा था, जिसने वो जो लेडी हॉस्पिटल में थी उससे बदला ले लिया है, देखो कितना युगांडा गंदा, वाला वो तो ले गए। क्या गंदा था। उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं किया, युगांडा के ऊपर नहीं कभी एक्शन किया। उसके बाद इजराइल को करना चाहिए था, इनके ऊपर भी एक्शन बाद में। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।